नमस्कार दोस्तों, डीवाई मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है। नंदवंश। ऐतिहासिक स्रोतों और साक्ष्यों की गहराई में जाकर हम इस शक्तिशाली साम्राज्य को समझेंगे। स्क्रीन पर जो पहला विजुअल है वो गहरे जामुनी और सुनहरे रंग का है, जो एक शाही एहसास दे रहा है। एक चटके हुए संगमरमर के चबूतरे पर माणिक से जड़ा मुकुट है और पीछे धुंधले के एक विशाल युद्ध हाथी खड़ा है। बिल्कुल। ये मुकुट और हाथी उनकी अपार संपत्ति और सैन्य ताकत के प्रतीक हैं। लेकिन वो चटका हुआ चबूतरा ये दिखाता है कि कैसे इतनी शक्तिशाली नींव भी अंदरूनी कमजोरियों के कारण दरकने लगी थी। ये सत्ता के खोखलेपन का बड़ा संकेत है। बहुत ही सटीक विश्लेषण। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो इस दूसरी स्लाइड में एक टूटी हुई प्राचीन मुहर और पुराना भोजपत्र है। इसे एक युग प्रवर्तक संक्रांति काल कहा गया है। क्या सत्ता परिवर्तन के साथ साथ पूरा समाज भी बदल रहा था? हम्म ये काल जो 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक का है, ये सिर्फ एक राजा का हटना नहीं था। ये टूटी मुहर पुराने क्षत्रिय वर्चस्व के पूरी तरह टूटने का प्रतीक है। वैदिक रूढ़िवादितें कमजोर हो रही थी और श्रमण परंपराओं का उदय हो रहा था। मतलब जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। सही कहा। और इसी समय छोटे छोटे महाजनपदों का अंत होकर एक विशाल साम्राज्य की नींव पड़ी। एग्जाम अलर्ट के लिए ये ध्यान रखना है कि इस पूरे कालखंड का समय 344 से 322 ईसा पूर्व माना जाता है। क्रोनोलॉजी के लिए ये बहुत अहम है। ये बहुत अहम जानकारी है। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। तीसरी स्लाइड में एक 3D नक्शा है जिसमें मजबूत किलेबंदी है और वो पानी से घिरी हुई है। इसे बृहत्तर मगध का उदय कहा गया है। क्या भूगोल ने इसे इतना अजेय बना दिया था? जी हाँ, बिल्कुल। गंगा, सोन और चंपा नदियों ने पाटलिपुत्र को एक प्राकृतिक जलदुर्ग बना दिया था। इसके अलावा पास ही छोटा नागपुर की लोहे की खदानों ने उन्हें शक्तिशाली हथियार दिए। एग्जाम अलर्ट ये है कि नंदों का साम्राज्य ही बृहत्तर मगध की विजय का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करता था। दिलचस्प बात है। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। चौथी स्लाइड में हम एक मखमली कपड़े पर रखा पुराना उस्तरा और एक नंगी तलवार देख रहे हैं। ये थोड़ा अजीब मिल है। तलवार तो सत्ता की निशानी है, पर उस्तरा किस बात का प्रतीक है? ये रूपक बहुत ही गहरा है। नंद वंश भारत का पहला गैर क्षत्रिय या शूद्र राजवंश था। उस तरह उनके नाई होने के पारिवारिक पेशे का प्रतीक है। इतिहास बताता है कि महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम राजा की हत्या की थी। तो क्या ऐतिहासिक स्रोतों में भी उनके गैर क्षत्रिय होने का जिक्र है? बिल्कुल। और एग्जाम अलर्ट के नजरिए से समझना जरूरी है कि ग्रीक लेखक कर्टियस ने नंद शासक को एक नाई और गणिका का पुत्र बताया है, जबकि हमारे पुराण कहते हैं कि वो महानंदिन और एक शूद्र माता की संतान था। दोनों स्रोत क्षत्रिय वर्चस्व के टूटने की पुष्टि करते हैं। बहुत स्पष्ट हो गया। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। पांचवी स्लाइड पर संगमरमर के फर्श पर प्रहार करता एक जलता हुआ फरसा और आसपास टूटी हुई ढालें हैं। महापद्मनंद को यहाँ सर्वक्षात्रांतक और भार्गव कहा गया है। ये बहुत उग्र उपाधियां हैं। हाँ, और ये उग्रता उनके पूरे शासन का मूल थी। जलता फरसा क्रूरता का प्रतीक है। महापद्मनंद ने इक्ष्वाकु, पांचाल और काशी जैसे पुराने क्षत्रिय कुलों का बेरहमी से नाश किया था। इसीलिए उसे सर्वक्षात्रांतक या दूसरा परशुराम कहा गया। तो टूटी हुई ढालें उन्हीं पराजित राजवंशों का प्रतीक है? क्या अन्य ग्रंथों में भी इस क्रूरता का कोई अलग नाम मिलता है? जी, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट है। बौद्ध ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है, जिसका सीधा मतलब है विशाल और भयंकर सेना का स्वामी। भयंकर सेना। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। छठी स्लाइड में एक लकड़ी के नक्शे पर कंपास है और कलिंग व नांदेड़ पर झंडे लगे हैं। ये अखिल भारतीय साम्राज्य के निर्माता होने की बात कर रहा है। कलिंग तो समझ आता है, पर नांदेड़ तक विस्तार? बिल्कुल। उत्तर में व्यास नदी से लेकर दक्षिण में गोदावरी घाटी तक ये साम्राज्य फैल चुका था। पहली बार भारत को एक राट शासन मिला था। मतलब एक ऐसा एकमात्र सम्राट जिसके अधीन बाकी सभी राजा हों। तो क्या दक्षिण भारत के इस विस्तार के कोई ठोस प्रमाण मौजूद हैं? जी हाँ, मौजूद हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये एग्जाम अलर्ट बेहद खास है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ का प्राचीन नाम नवनंद देहरा था। ये विंध्य पर्वत के पार उनके विस्तार का सबसे प्रामाणिक सबूत है। ये सच में एक विशाल साम्राज्य था। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर।
7वीं स्लाइड में काले रंग के मजबूत स्तंभ हैं जो सोने की भारी जंजीरों से बंधे हैं और बीच में शाही फरमान रखे हैं। ये प्रशासनिक व्यवस्था का प्रतीक है। पर सोने की जंजीरें क्यों? आज सोने की जंजीरें एक मजबूत और कठोर केंद्रीकृत राजतंत्र को दर्शाती हैं। इन्होंने छोटे महाजनपदों की स्वतंत्रता पूरी तरह खत्म कर दी थी। कल्पक और शकटाल जैसे योग्य मंत्रियों की प्रभावी परिषद थी, जहां पद अक्सर वंशानुगत होते थे। यानी योग्यता के साथ साथ परिवार का भी महत्व था। क्या यही व्यवस्था आगे चलकर मौर्यों ने अपनाई? एकदम सही पकड़ा। एग्जाम अलर्ट यही है कि हम जो मौर्य साम्राज्य के बेहतरीन प्रशासन की तारीफ करते हैं, वो असल में मौर्यों ने नंदों से ही विरासत में ली थी। उन्होंने बस ढांचे को चमकाया था। ये एक शानदार निरंतरता है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। 8वीं स्लाइड में एक तराजू है। एक तरफ सिक्के हैं और दूसरी तरफ पेड़ की छाल, गोंद और कच्चे पत्थर। ये कठोर कर प्रणाली की तरफ इशारा कर रहा है। क्या पेड़ों की छाल पर भी टैक्स था? जी हाँ, ये टैक्स सिस्टम बहुत ही निर्मम था। राजा धन बटोरने में इतने क्रूर थे कि उन्होंने जानवरों की खाल, गोंद और यहाँ तक के पत्थरों पर भी भारी टैक्स लगा दिया था। शाही खजाना तो भर गया, लेकिन जनता अंदर ही अंदर भड़कने लगी थी। मतलब ये असंतोष का पहला बीज था। इसे सही तरह से मापने की कोई व्यवस्था थी क्या? हाँ, और यही हमारा एग्जाम अलर्ट है। नंदोपक्रमणी मान, ये नंदों द्वारा विकसित माप और तौल की एक मानकीकृत प्रणाली थी जिसका मकसद टैक्स की चोरी रोकना और खजाना भरना था। व्यवस्था तो पूरी पक्की थी। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। 9वीं स्लाइड में सुनहरे कवच से सजा युद्ध हाथी और अनगिनत भाले हैं। ये सेना की संरचना को दिखा रहा है जिसने दुनिया जीतने निकले सिकंदर को भी डरा दिया था। बिल्कुल, 2 लाख पैदल सैनिक और 60,000 घुड़सवार। लेकिन मगध की असली ताकत उनके युद्धक हाथी थे, जिनकी संख्या 3,000 से 6,000 के बीच थी। इन्हीं भारी हाथियों ने सेना को अजेय बना दिया था। और ये सटीक आंकड़े हमें कहाँ से मिलते हैं? क्या हमारे भारतीय ग्रंथों से? मजेदार बात यह है कि इसका एग्जाम अलर्ट विदेशी स्रोतों से जुड़ा है। ग्रीक लेखकों विशेषकर कर्टियस और प्लूटार्क ने नंद सेना की विशालता और इन हाथियों का बहुत विस्तार से खौफनाक वर्णन किया है। विदेशी भी खौफ में थे। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। 10वीं स्लाइड में उपजाऊ मिट्टी से सोना निकालता एक लोहे का हल और गेहूं की बालियां हैं। ये आर्थिक समृद्धि का दृश्य है। क्या मगध की जमीन सच में सोना उगल रही थी? इसे एक रूपक की तरह समझना चाहिए। छोटा नागपुर पठार से जो उच्च गुणवत्ता का लोहा मिला, उसने कृषि उपकरणों को बहुत उन्नत कर दिया। गहरी जुताई से अधिशेष उत्पादन यानी सरप्लस प्रोडक्शन हुआ और गंगा नदी के व्यापार पर भी उनका एकाधिकार था। मतलब कृषि और व्यापार दोनों से बेशुमार दौलत आ रही थी। सही कहा। और एग्जाम के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी आर्थिक उछाल के कारण नंद काल में भारत में द्वितीय शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज हुई थी। नए व्यापारिक नगर बसने लगे थे। नगरों का विकास बड़ी बात है। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। 11वीं स्लाइड में नदी के तल में पत्थरों को काटकर बनाई गई एक गुफा है जिसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हैं। क्या सच में गंगा के नीचे ऐसा तिलिस्मी खजाना छिपा था? जनश्रुतियों के अनुसार धनानंद अपनी कंजूसी के लिए बहुत कुख्यात था। माना जाता है कि उसके पास 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थीं जिन्हें उसने गंगा की तलहटे में छिपाया था। इस अथाह धन ने उसे शक्तिशाली तो बनाया, पर बहुत अलोकप्रिय भी कर दिया। इतनी कंजूसी, प्रजा तो परेशान होगी ही। क्या इसका जिक्र कहीं और भी मिलता है? बिल्कुल, इसका दायरा बहुत बड़ा था। एग्जाम अलर्ट ये है कि सुदूर दक्षिण की तमिल कविताओं में, विशेषकर संगम काल के कवि मामूलनार की रचनाओं में नंदों की इस छिपी हुई अपार संपत्ति का साफ उल्लेख मिलता है। दक्षिण तक खजाने की गूंज थी। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। 12वीं स्लाइड में स्याही की दावात, पंख, पुराना ग्रीक ग्रंथ और एक सिक्का है। विदेशी स्रोतों में मगध का वर्णन कैसे किया गया है? ग्रीक लेखकों जैसे कर्टियस, प्लूटार्क और स्ट्रैबो ने मगध की शक्ति की पुख्ता गवाही दी है। जो बातें भारतीय ग्रंथों में हैं, विदेशी स्रोत उन्हें बहुत अच्छे से क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो क्या उन्होंने नंद राजाओं का नाम भी अपने रिकॉर्ड्स में लिखा है? हाँ, और यही सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट है। ग्रीक स्रोतों में नंद राजा को अग्रमीज या ज़ैंड्रमीज कहा गया है। ये असल में संस्कृत के शब्द अग्रसेन्य का ग्रीक अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है उग्रसेन का पुत्र। भाषा का ये बदलाव बहुत दिलचस्प है।
अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। 13वीं स्लाइड में एक नदी का किनारा है, जमीन में धसी ग्रीक तलवार और हेलमेट है। ये सिकंदर के समय भारत की स्थिति को दर्शा रहा है। जी, जब सिकंदर भारत आया तब यहाँ धनानंद का शासन था। पोरस से लड़कर ग्रीक सेना थक चुकी थी, लेकिन व्यास नदी को पार न करने का असली कारण सिर्फ थकान नहीं थी, वो एक मनोवैज्ञानिक डर था। तो असली कारण क्या था? क्या वही हाथियों का खौफ? दारीरेडी राजा के हजारों युद्धक हाथियों का भयानक खौफ। एग्जाम अलर्ट के लिए यह तथ्य सीधा है कि सिकंदर की सेना ने हाइफेसिस यानी व्यास नदी को पार करने से साफ इनकार कर दिया था। विश्व विजेता की सेना ने ही हार मान ली। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। 14वीं स्लाइड में नुकीली कीलों वाला एक सुनहरा सिंहासन और बिखरे सिक्के हैं। धनानंद का शासन इतना असहज क्यों था? कीलों वाला सिंहासन एक असुरक्षित सत्ता का सटीक प्रतीक है। धनानंद नवनंदों में आखिरी था। वो विद्वानों का बिल्कुल सम्मान नहीं करता था और भारी टैक्स की वजह से हमेशा विद्रोह के डर में जीता था। यानी सत्ता शक्तिशाली थी पर स्थिर नहीं। इसका सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ? सबसे बड़ा परिणाम और हमारा एग्जाम अलर्ट यही था कि धनानंद के अहंकार के कारण महान विद्वान चाणक्य का पाटलिपुत्र दरबार में घोर अपमान हुआ। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट था। एक अपमान ने इतिहास बदल दिया। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। 15वीं स्लाइड में एक सीढ़ी से शाही पगड़ी नीचे गिर रही है। सामाजिक व्यवस्था में बदलाव का यह कैसा प्रतीक है? प्राचीन भारत में शासन करने का दैवीय अधिकार क्षत्रियों का माना जाता था। गिरती पगड़ी दिखाती है कि ये अधिकार उनसे छिन गया। संदेश साफ था, जन्म से ज्यादा योग्यता और बाहुबल बढ़ा है। प्रशासन में निचले वर्ण के लोग आ रहे थे। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। क्या उस दौर के धर्म ग्रंथों ने इसे आसानी से स्वीकारा? बिल्कुल नहीं, और यही एग्जाम अलर्ट है। पुराणों में नंद शासकों को सीधे तौर पर अधार्मिक कहा गया है, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणवादी नियमों को तोड़ा और वर्ण व्यवस्था को बड़ी चुनौती दी थी। रूढ़िवादी नाराजगी समझी जा सकती है। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। 16वीं स्लाइड में मखमली गद्दे पर जनेऊ और एक नंद सिक्का रखा है। ये रूढ़िवादिता के विरुद्ध विद्रोह को बहुत अच्छे से दर्शा रहा है। हाँ, नंदों ने अपने दरबार में जैन और उदारवादी विचारों को पूरी जगह दी। ब्राह्मणवादी वर्चस्व कमजोर हुआ और समाज में वर्ण व्यवस्था की जकड़न बहुत हद तक ढीली पड़ गई। इसके कोई ठोस उदाहरण हैं जो शासन में नजर आते हो? जी हाँ, एग्जाम अलर्ट के तौर पर याद रखें कि शकटाल और स्थूलभद्र जैसे नंद साम्राज्य के कई प्रमुख मंत्री और उच्च अधिकारी जैन धर्म के ही पक्के अनुयायी थे। ये एक बड़ा सांस्कृतिक बदलाव था। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। 17वीं स्लाइड में संस्कृत शिलालेख, हथौड़ा और मोरपंख है। इतनी उथल-पुथल के बीच विद्वानों का युग कैसे पनपा? यही तो इतिहास का विरोधाभास है। राजनीतिक शक्ति के बावजूद ये शिक्षा का स्वर्ण काल था। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर प्रसिद्ध था। वर्ष, उपवर्ष और कात्यायन जैसे दिग्गज विचारक इसी समय हुए। तो क्या उस दौर की कोई ऐसी रचना है जो आज भी प्रासंगिक हो? बिल्कुल है, और ये बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। महान व्याकरण शास्त्री पाणिनि, जो महापद्मनंद के घनिष्ठ मित्र भी थे, उन्होंने अपनी विश्व प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी इसी कालखंड में लिखी थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी बहुत अद्भुत। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। 18वीं स्लाइड में तोरण द्वार के नीचे लोहे की तलवारें, गेहूं का गट्ठर और सोने का खजाना है। ये नंदवंश की असली शक्तियां हैं। जी, ये मगध के 3 मुख्य आधार स्तंभ थे। पहला, बेहतरीन लोहे से बने हथियार। दूसरा, कृषि से मिला अनाज का विशाल भंडार। और तीसरा, जंगलों से प्राप्त युद्धक हाथियों की सेना। कृषि को लेकर राजाओं की कोई विशेष नीति या दूरदर्शिता थी क्या? हाँ, एग्जाम अलर्ट के लिए हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत अहम है। इसके अनुसार नंद राजा ने कलिंग में सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ी नहर खुदवाई थी, जो विकास का बड़ा प्रमाण है। विकास के काम भी हुए थे। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। 19वीं स्लाइड में पानी के भीषण दबाव से एक विशाल बांध टूट रहा है। ये पतन का बहुत डरावना विजुअल है। ये असल में जनता के भारी असंतोष का विस्फोट था। नंदों का पतन बाहरी आक्रमण से नहीं, बल्कि पूरी तरह से आंतरिक विद्रोह से हुआ। अत्यधिक करों ने जनता को राजा का दुश्मन बना दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने बस इसी जन आक्रोश को दिशा दे दी। सही कहा ना? बिल्कुल, लेकिन ये कोई शांतिपूर्ण बदलाव नहीं था। एग्जाम अलर्ट बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो के अनुसार नंद मौर्य युद्ध में भारी रक्तपात हुआ था,
जिसमें लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए थे। 1 लाख सैनिक, ये सच में विनाशकारी था। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। 20वीं स्लाइड में पत्थर पर खुली शिखा, एक तलवार और नक्शा है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की रणनीति यहाँ साफ दिख रही है। चाणक्य ने शिखा खोलकर नंद वंश के नाश की जो कसम खाई थी, ये उसी का प्रतीक है। रणनीति बहुत चतुर थी। सीधे पाटलिपुत्र पर हमला करने के बजाय उन्होंने पहले सीमावर्ती इलाकों को जीता और अपनी ताकत बढ़ाई। एक तरह से राजधानी को चारों तरफ से घेर लिया। ये कूटनीति का बेहतरीन उदाहरण है। जी, और एग्जाम अलर्ट ये है कि चाणक्य ने इस असंभव लगने वाले काम को अपने सप्तांग सिद्धांत और कूटनीति के अचूक प्रयोग से पूरी तरह संभव कर दिखाया था। बहुत ही शानदार कूटनीति। हम्म, अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। 21वीं और आखिरी स्लाइड में NANDA लिखे चौकोर पत्थर पर मौर्यों का अशोक स्तंभ स्थापित है। ये ऐतिहासिक महत्व का बेहतरीन रूपक है। ये विजुअल सबसे ताकतवर है। मौर्य साम्राज्य की भव्य इमारत असल में नंदवंश के इसी प्रशासनिक ढांचे पर रखी गई थी। नंदों ने ही क्षेत्रीय स्वायत्तता को खत्म करके एक केंद्रीय प्रशासन का मॉडल दुनिया को दिया था। यानी अखंड भारत का जो सपना हम देखते हैं, वो असल में उन्होंने ही मुमकिन कर दिखाया था। बिल्कुल। और एग्जाम अलर्ट के रूप में इतिहासकारों का स्पष्ट मानना है कि नंद वंश को मौर्य साम्राज्य का पूर्वगामी या प्रिकर्सर माना जाता है। उन्होंने जो जमीन तैयार की, उसी पर मौर्यों ने महानता का महल खड़ा किया। और इसी के साथ ऐतिहासिक स्रोतों की इस गहरी पड़ताल का हमारा सफर यहाँ पूरा होता है। इन सभी विजुअल्स ने हमें एक बहुत ही ज्ञानवर्धक यात्रा कराई है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक गहरा विचार उभरता है। नंदवंश ने एक अजेय सेना बनाई, असीमित संपत्ति जुटाई और एक अभूतपूर्व प्रशासन तैयार किया। लेकिन जब एक शासक अपनी जनता का ही दुश्मन बन जाए, तो दुनिया की कोई भी सेना और कोई भी खजाना उसके साम्राज्य को ढहने से नहीं रोक सकता। क्या सत्ता का असली आधार सिर्फ शक्ति है या जनता का विश्वास? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।